अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप गाली बकिए, तो आपको करोड़ रुपए मिल सकते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ये बात एक्चुअली में फैक्ट आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पर गाली बकने का काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप करोड़ों, लाखों रुपए कमाने का पूरा माद्दा रखते हैं। और इस बात को समझने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस इस चीज़ को देख लीजिए कि जिन सोशल मीडिया के स्टार्स को आप फॉलो करते हैं, वो लोग किस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं। चाहे आप मुनव्वर फारूकी की बात कर लीजिए, आप एल्विश यादव की बात कर लीजिए, आप कैरी मिनाती की बात कर लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके की वीडियोस में अगर गाली ना हो, तो फिर वो वीडियो आपको खुद ही देखने में अच्छा। बस इसी एक एरिया को कई सारे लोगों ने पकड़ लिया है और गालियों को, डार्क ह्यूमर को नॉर्मलाइज करते हुए आपको इस बात को बताया जा रहा है कि भाई गाली बकना तो बहुत ज्यादा कूल है। और यही गाली बकना और यही एक उस सेगमेंट की बात करना जो कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाली होती हैं, उनको कर करके कई सारे शोज आज की तारीख में स्थापित हो चुके हैं। अब इसके पीछे का साइंस क्या है, क्या गणित है, और यही कर करके इन यूट्यूबर्स ने कितना पैसा छाप लिया है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टैंड अप कॉमेडी में फिलहाल सबसे बड़ा जोक क्या चल रहा है? आप अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आप समझ इस बात को ऐसे समझिए कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शो की शुरुआत इसी बात से करते हुए बता रहा है कि आजकल एक स्कैम चल रहा है, क्राउड वर्क। आप लोगों को मेरे सिर की कसम, अगर कभी किसी कॉमेडियन के शो में अगर आप जाओ और वो कॉमेडियन आपसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो सबसे पहले उसको एक बहुत तगड़ी सी गाली बकना और बोलना अबे साले जोक सुनाना, तेरे को मैं यहाँ पे अपना बायोडाटा देने के लिए आया हूँ। दरअसल ये लोग करते क्या है, ये कुछ नहीं करेंगे, कोई जोक वोक प्रिपेयर नहीं रहेंगे, ये आके आपसे वहां पर रैंडमली सवाल करेंगे, आपकी ही बेइज्जती करेंगे या इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए उनकी बेइज्जती करेंगे, बाकी लोग उन जोक्स के ऊपर हंसेंगे और शो खत्म। इस चीज को देखने के लिए, मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, और जो लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, इन्हीं को सुनकर तालियां पीट रहे हैं, हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे हैं। कई तो मारे खुशी के बेहोश तक हो जा रहे हैं, एक दो तो इतनी खुशी के मारे अपनी कुर्सियों से ही गिर जा रहे हैं। लेकिन बाजू वाले ने अगर उनको संभाला नहीं होता तो शायद उनके कुछ दांत वांत भी टूट गए होते। कुछ की आंखों से तो खुशी के मारे आंसू निकले जा रहे हैं, मतलब इतना वो अपनी माँ को देखकर खुश नहीं होते होंगे जितनी की गालियों को सुनकर खुश होते हैं। गालियां सुनकर भयंकर भयंकर लेवल पर लोगों को आज की तारीख में आनंद की प्राप्ति हो रही है, और यकीन मानिए ये अनएक्सप्लेनेबल है। इसी तरह की कॉमेडी के ऊपर आज की तारीख में लोग पैसे लुटा रहे हैं। क्यों लुटा रहे हैं? क्या हम गालियां सुनने के लिए जा रहे हैं, या फिर हमें घर पे गाली बकना कम कर दिया गया है इसलिए हम लोग कॉमेडियंस के पास में जा रहे हैं कि आओ भाई हमें गाली बक? दरअसल आजकल इसी तरह की कॉमेडी का जमाना है, लोग हंसने के लिए पैसे देने को तैयार है, बशर्ते कॉमेडी में किसी भी तरह का फिल्टर ना हो। और ये फिल्टर क्या है? वही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें लगाने की सलाह दिया कर, गाली। जी हाँ, गालियां अब सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि करोड़ों की कमाई का एक जरिया भी बन चुकी। भुवन बाम, कैरी मिनाती, मुनव्वर फारूकी, एल्विश यादव, आशीष चंचलानी, हर्ष गुजराल, मधुर विरली, गौरव कपूर, स्वाति सचदेवा, श्रीजी चतुर्वेदी, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, और लेटेस्ट एडिशन इसमें रणबीर अलाबादिया का भी हो गया है, एल्विश यादव का तो मैंने आपको बताया ही। ये जैसे कॉमेडियंस और यूट्यूबर्स गालियों को अपने कॉमेडी का एक स्पाइस बनाकर न केवल लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं बल्कि एक नया ट्रेंड भी सेट कर रहे हैं। इलाहाबादिया तो बेचारा अपनी लिमिट पार करके कॉमेडी जॉनर में दाखिल हो गया। वहां जाकर वहां उसने कुछ ओवर ही कर दिया, और ओवर करने के चक्कर में उसकी वहां पर लॉल हो गई और कूल बनने के चक्कर में फूल हो गई। अनफिल्टर टाइप की चार बातें करके इतना बुरा फंस गया है कि माफी मांगनी पड़ रही है। कूल लगने की कोशिश में माफी मांगने की नौबत आ गई। इनकी तो खैर जाने दीजिए, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने लगे हैं ना, वो उस मुद्दे पर ही हम टिकते हैं। दरअसल इस नए ट्रेंड पर बिना गालियों के बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ चल रहा है। गालियां कैसे लोगों की करोड़ों रुपए की कमाई करवा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि कॉमेडी की गलियों में आखिर ये गालियां घुस कैसे गई। गालियां आज की तारीख में सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा में बकी जाने वाली इन गालियों का कॉमेडी में इस्तेमाल करके एक नया मार्केट तैयार किया गया है। भुवन बाम की सन ऑफ गॉड वाली स्टाइल से लेकर कैरी मिनाटी के, मतलब उसके तो क्या ही बोलूं, गिलमेना गाली की कोई बात ही नहीं होती, कॉमेडी को एक नया आयाम दिया है। लोग इसे रॉ और अनफिल्टर्ड कॉमेडी कहते हैं, लेकिन असल में ये गालियों का कमर्शियलाइजेशन है, करोड़ों कमाने का जरिया है। वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बकी जाने वाली गालियां तो और भी ज्यादा मजा देती हैं। उस बंदे की कीमत भी मार्केट में और ज्यादा होती है। डिक्लेयर होने से पहले ही शो हाउसफुल हो जाते हैं। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, एल्विश यादव, मुनव्वर फारूकी जैसों की कमाई तो अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। रणबीर अलाबादिया हालांकि कॉमेडियन नहीं है, लेकिन उसकी भी कमाई 60 करोड़ से ऊपर है। फोर्ब्स ने अपनी 30 अंडर 30 की रिचेस्ट पर्सन वाली लिस्ट में उसका नाम भी रखा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे आपका अनफिल्टर्ड हंसना
कहीं पर पैसे बरसा रहा है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, गालियों वाले कॉमेडी शो यूट्यूब पर बहुत वायरल होते, जितनी ज्यादा गालियां उतने ज्यादा व्यूज, उतना ही ज्यादा पैसा, उतनी ही ज्यादा पॉपुलैरिटी। भुवन बाम और कैरी मिनाटी के वीडियोस लाखों बार देखे जाते हैं, जिसमें कि उनकी कमाई बढ़ती ही जाती। हम गालियां सुन रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं, और जो बना रहा है वो वहां पैसे कमा रहा है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई दूसरा गणित नहीं है। इसके अलावा लाइव शोज भी एक बहुत बड़ा जरिया है। लाइव शोज में जो टिकट बुकिंग होती है, जितनी ज्यादा गालियां उतना बड़ा शो, पॉपुलैरिटी की उतनी ज्यादा गुंजाइश, उतने ज्यादा शोज मिलने की गारंटी। ऊपर से गालियों वाले कॉमेडी शो के टिकट महंगे ही होते हैं। लोग इन्हें देखने के लिए हजारों हजार रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। मुनव्वर फारूकी, हर्ष गुजराल, समय रैना के लाइव शोज इसीलिए हाउसफुल भी रहते हैं। वहीं रणबीर अलाहाबादी अपने पॉडकास्ट से करोड़ों रुपए छाप ही रहे हैं। हालांकि इसी बीच में हमारे सामने रवि गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु और जाकिर खान जैसे कॉमेडियन भी हैं, जिनकी कॉमेडी इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी ज्यादा सरल रहती है कि आप देखकर हंसना भी नहीं रोक पाओगे और परिवार के साथ बैठकर एंजॉय भी कर पाओगे। इसके अलावा एक ब्रांड एंडोर्समेंट भी होता है, जिसके जरिए लोग पैसा कमाते हैं। गालियों वाले जो कॉमेडियंस होते हैं, उनको ब्रांड एंडोर्स भी करते हैं। उनकी बोल्ड इमेज ब्रांड्स को अपील करती है। ये एक तरह का नया ट्रेंड है, जिसमें पॉपुलैरिटी ही बिकने की गारंटी होती है। यानी अगर आप पॉपुलर हैं तो फिर आप कुछ मैटर नहीं करता, और आप किस बात पर पॉपुलर हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं। ब्रांड इसीलिए आपके पास आएंगे क्योंकि आपका क्रेज है। यंगस्टर्स आपके दीवाने हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, आपका नाम शो हाउसफुल कर सकता है, ब्रांड बिकने की गारंटी बन सकता है। इसके अलावा आज की तारीख में वेब सीरीज और फिल्में भी एक कमाई का जरिया बन चुकी। गालियों वाले जितने भी कॉमेडियंस होते हैं, जैसे भी हर्ष गुजराल भी एक अर्जुन कपूर की कोई सी सड़ी सी मूवी आ रही है, उसमें दिखाई देने वाला है। तो ऐसे में गालियां बकने वाले जितने भी कॉमेडियंस होते हैं, उनको वेब सीरीज और फिल्मों में काम भी मिल जाता है। उनकी रॉ कॉमेडी स्टाइल डायरेक्टर्स को पसंद आती है। ओटीटी को सब्सक्राइबर चाहिए, लोगों की जेब से पैसा निकालना है, बाकी ओटीटी ब्रांड से कंपटीशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ तो करना पड़ेगा। जो दिखेगा सो बिकेगा, ये तो बहुत पुरानी बात है। जो चल रहा है उसे हम भी चलाएंगे, यही लोग सोचते हैं, और यही आजकल का एक मूल मंत्र भी बन चुका है। यानी सब्सक्राइबर आने चाहिए। नैतिकता अनैतिकता की जो बात होती है उसको बाद में देखा जाएगा, पहले दुकान देखें। अगर ज्यादा विरोध होगा तो कंटेंट हटा देंगे, लेकिन जब तक वो चल तो जाएगा ही, और सब्सक्राइबर तो हमारे पास आ ही जाएंगे। गालियां आज की तारीख में इतनी पॉपुलर क्यों हो चुकी हैं, इसको लेकर कई सारे साइकोलॉजिकल कारण भी निकल कर सामने आते। एक तो इसमें रिवॉल्व फैक्टर है। जो मना है उसे करने में यंग जनरेशन को ज्यादा मजा आता है। जो टैबू है उसे करना फैशन माना जाता है। गालियां समाज में निषिद्ध है, इसलिए उन्हें सुनने और सुनाने में भी मजा आता है। रेबेलियन होना फैशन स्टेटमेंट है, बदलाव का एक संकेत है, दकियानूसी सोच से बाहर आने का एक एहसास है। एक फैक्टर और है, और वो है रिलीफ फैक्टर। दरअसल गालियां सुनकर लोगों को तनाव से बहुत ज्यादा रिलीफ। गालियों वाले कॉमेडी का सामाजिक प्रभाव भी अलग रूप से रहता है। भाषा का बदलता स्वरूप, गालियां अब हम आम बोलचाल का हिस्सा बना चुके, ये बात ऑब्वियस है। गालियों के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों में जो एक सेंसिटिविटी थी ना, वो भी काफी हद तक कम होती जा रही है। वरना एक समय था कि माँ की गाली बकने पर खत्म कर दिया जाता था। बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है भाई, वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। बच्चे भी दरअसल गालियों को लेकर आजकल बहुत एक्सपोज हो चुके, जो उनके बिहेवियर को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। वहीं यंगस्टर्स का जो कनेक्ट फैक्टर है वो भी अफेक्ट हो रहा है। यंगस्टर्स का जो पूरा वर्ग है वो गालियों वाली कॉमेडी को बहुत कूल मानता है। उन्हें लगता है कि बजरिए इस तरह से एक दूसरे के साथ बेहद सटीक तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, बात आसानी से कम्युनिकेट हो सकती है, दूरियां घट सकती हैं, अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी नजर आ सकती, और जो ड्यूअल फेस की हम बात करते हैं वो बीच में रह नहीं जाएगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गालियां कॉमेडी का हिस्सा वाकई में होनी चाहिए, अगर वो इतनी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। तो देखिए, ये सवाल डिबेटेबल है, बहस का मुद्दा है। कुछ लोग मानते हैं कि गालियां कॉमेडी को रियल और रिलेटेबल बनाती, जबकि दूसरों का मानना है कि गालियों के बिना भी कॉमेडी मजेदार हो सकती है। गालियां कॉमेडी को अनफिल्टर्ड और बोल्ड बनाती। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल कॉमेडी की क्वालिटी को खत्म कर देता है। वैसा देखा जाए तो फिलहाल गालियों वाली कॉमेडी का जो ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन इसे भविष्य में ओवर एक्सपोजर का खतरा भी हो सकता है। गालियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल लोगों को बोर भी कर सकता है। तो ऐसे में नए फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। कॉमेडियंस को गालियों के अलावा नए कंटेंट पर फोकस करना पड़ेगा, या फिर इन गालियों के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। गालियों के बिना कैसे साफ सुथरी कॉमेडी की जा सकती है, इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। इस पर काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई कॉमेडियन सिर्फ इसीलिए फेमस होते हैं कि उनकी कॉमेडी बहुत ज्यादा साफ सुथरी होती है, पारिवारिक टाइप की होती है। मैंने जाकिर खान और रवि गुप्ता का नाम लिया है। सबसे बड़ा खतरा जो इस चीज से यूट्यूब कम्युनिटी को है, वो है सेंसरशिप का खतरा। पब्लिक और पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ा तो सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गालियों वाले कंटेंट पर रोक लगा सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मतलब कोई पॉलिसी लानी पड़ सकती, जिससे कि किसी खास एज ग्रुप के बच्चों के लिए इनकी पहुंच लिमिटेड हो जाए। हालांकि इंडिया में इस तरह के ड्राफ्ट के काम चल भी रहा है। फिल्मों का एग्जाम्पल इस मामले में बहुत बेहतरीन है। राजकुमार हिरानी अपनी साफ सुथरी सोशल मैसेज की फिल्मों के साथ
करोड़ों रुपए कमाते भी हैं और लोगों के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट भी छोड़। बड़ी से बड़ी बात या फिर यूं कहूं एक टैबू सब्जेक्ट को बहुत सहजता के साथ में, सरलता के साथ में बता भी देते। कुछ इस तरीके की कोशिश हमें शायद अब कॉमेडी में भी जरूरत पड़ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गालियों से करोड़ों की कमाई करने वाले कॉमेडियन ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। ये ट्रेंड जहां पर एक और लोगों को हंसा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समाज और भाषा को घटिया भी बना रहा है। गालियों वाली कॉमेडी का जो फ्यूचर क्या होगा इस बारे में तो खैर क्या ही बताएं, फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल आपको गालियां नहीं आती तो स्टैंड अप कॉमेडी से आपका फ्यूचर कुछ नहीं। तो अगली बार जब कोई कॉमेडियन मंच पर गालियां बकता हुआ दिखे तो आप सिर्फ एक बात याद रखना कि ये आदमी सिर्फ हंसा नहीं रहा है बल्कि वहां पर लाखों लाख रुपए भी छाप रहा है। और हाँ, अगर आपको सीधी सी बात है इन चीजों को और समझना है तो आपको समझना ये पड़ेगा कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी की एक टर्म है रिलीज या रिलीफ थ्योरी, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। इसमें लोग वो बातें करना पसंद करते हैं जिसे करना या सुनना आमतौर पर सही नहीं माना जाता, अनकंफर्टेबल माना जाता। टैबू सब्जेक्ट पर बात यूं ही तो होती नहीं है, कौन ही करता है, आप खुद ही बताइए। लिहाजा इसे कॉमेडी की परत में लपेटकर जब परोसा जाता है या सुना जाता है, खास करके स्टैंड अप कॉमेडियंस के द्वारा ये सब काम किया जाता है, तब ये चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती। अब कुछ ऐसा ही अश्लील कमेंट के चलते यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया घिर चुके हैं, जिनके के ऊपर एफआईआर भी हुई है। कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट बुरी तरीके से घिरा हुआ है। दरअसल शो में रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए पेरेंट्स के लिए इंटीमेसी शब्द का उपयोग कर लिया और उसको लेकर एक बहुत ही घटिया सवाल पूछ लिया। मामला दर्ज होने के साथ ही इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। ये मामला तो वाकई अश्लीलता की सारी सीमाओं को लांघता जा रहा है। लेकिन कॉमेडी में अश्लील कंटेंट का जो घालमेल है वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी में भी एक्सेप्टेबल है। इसके लिए कई सारी टर्म्स हैं जो मानती हैं कि रिस्ट्रिक्टेड बातों पर मजाक के बहाने बात होनी चाहिए। इसे टैबी ह्यूमर या फिर डार्क ह्यूमर भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत करीब 20वीं सेंचुरी के आसपास से हुई। रिलीज थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड ने साल 1905 में इसकी बात करी। अपनी किताब जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस में उन्होंने बात करते हुए इस बारे में जिक्र किया था। उन्होंने इसके बारे में काफी डिटेल में इसमें बात करी। इस पे बात करने के दौरान होता यह है कि अगर हम किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग डिस्कस नहीं करते और फिर उस टॉपिक के ऊपर हम लोग मजाक करते हैं तो फिर वो चीज जो रहती है लोगों को काफी ज्यादा गुदगुदाती है। उसी को डार्क ह्यूमर भी कहते हैं। लेकिन कॉमेडी के बहाने हम उस पर मजाक करते हैं और सुनते सुनाते हैं, जिससे कि दोनों ही पक्षों का जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी कम हो जाता है और दिमाग काफी हल्का महसूस करता है। ये जो रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये मतलब सेक्सुअलिटी संबंधित हो सकते हैं, इमोशंस से संबंधित हो सकते हैं, या फिर गैर बराबरी के लोगों के बीच में जो बातचीत नहीं हो पाती उनको, उनके बीच का गैप खत्म करने वाले हो सकते हैं। नैतिक पाबंदियों के चलते हम लोग इन सब चीजों के ऊपर नॉर्मली बात नहीं करते, लेकिन सोच पर ढक्कन लगाना तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता। वही कॉमेडी में ये सारी कैप्स हट जाती क्योंकि ये सीधे एक तरीके से हम कहें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आराम देता है। यही वजह है कि सेक्सुअल या फिर डार्क ह्यूमर को बेहद असरदार पाया जाता है। अगर हम इसके पीछे की साइंस की बात करें तो साइंस इसमें काफी ज्यादा घुला मिला है। दरअसल जब हम लोग किसी सेक्सुअल जोक पर हंसते हैं तो ब्रेन में डोपामीन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो निकलते हैं। ये फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करते हैं। इसके अलावा इससे हमारे माइंड के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में काफी ज्यादा हलचल भी होती है जो सीधे रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। साल 2017 में मनोवैज्ञानिक जर्नल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में एक रिसर्च छपी थी जिसके मुताबिक डार्क ह्यूमर लोगों को एक दूसरे के करीब भी लाता। कुल मिलाकर इस तरह की कॉमेडी एक तरह की सेफ बगावत है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड चीजों पर बात भी हो जाती है और हमारी जो छवि होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता भी नहीं। यही वजह है कि आज से नहीं बल्कि दशकों से इस तरह की कॉमेडी होती आ रही है। देश के कई हिस्सों में शादी ब्याह में महिलाएं ऐसे गाने गाती हैं जो आमतौर पर अश्लील माने जाते हैं, लेकिन उस माहौल में और गीत संगीत की शक्ल में बेहद मजेदार लगते हैं। इसमें शॉक वैल्यू भी होती है जो एकदम से सामने आकर आपको चौंकाती है और आपको हंसा देते। तो ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि भाई आखिर जब कोई चीज प्रतिबंधित है तो उसको सुनकर हंसी क्यों आ रही। दरअसल सेक्सुअल कंटेंट के आसपास बुनी हुई कॉमेडी असल में रिलीज थ्योरी पर ही काम करती है। इसे थोड़ा घरेलूपन के साथ समझिए। रसोई में खाना पकाते हुए कुकर से ज्यादा भाप बन जाए और सेफ्टी वॉल्व काम ना करे तो क्या होगा? एकदम से धमाका होगा। यानी कि ब्रेन के साथ यही होता है। प्रतिबंधित जो रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकलने का मौका ना मिले तो कुंठा बढ़ती जाती है और खतरनाक साबित हो जाती है। तो इस मामले में कॉमेडी एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करती है जो कुकर को खत्म होने से रोक। सेक्सुअल कंटेंट के आसपास बुनी हुई कॉमेडी की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। वो 70 का दशक मान सकते हैं आप लोग, लेकिन तब भी मजाक इतना बोल्ड नहीं हुआ करता था, बल्कि पारिवारिक या फैमिली
ह्यूमर के बीच कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत इन सब चीजों को डाल दिया जाता है। 90s की शुरुआत में ऐसा ह्यूमर पूरी तरह से मेन स्ट्रीम आ गया। ओटीटी के दौर में नो फिल्टर कॉमेडी आने लगी, जो बोल्डनेस को पचा पाने वालों के लिए काफी ज्यादा बर्दाश्त से बाहर। यही वक्त था जब हमारे यहाँ भी स्टैंड अप कॉमेडी के रास्ते ऐसे मजाक होने ही लगे। हालांकि इसमें कई ऐसे सब्जेक्ट भी शामिल रहे जो पेट से नीचे के वार की श्रेणी में आ सकते थे, जैसे हाल ही में रणबीर इलाहाबादिया वाला पूरा मामला है। देश में फिलहाल स्टैंड अप कॉमेडी या इस तरह के शोज के लिए कोई आधिकारिक सेंसरशिप नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ खास नियमों का इस्तेमाल हो सकता है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने पर सजा हो सकती है। अगर कोई सेक्सुअल मजाक किसी धर्म, जाति या महिला विरोध के टोन में होता है, तब तो इसको लेकर केस भी किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन का वैसे स्टैंड अप और लाइव इवेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का यही ट्रेंड फॉलो करते हैं। अश्लीलता और डार्क ह्यूमर को न्यू नॉर्मल बना दो। डार्क ह्यूमर यानी कि ऐसी चीजों का मजाक बनाना जिसे लेकर लोग सहज ना हो। अब देखिए, कहानी बहुत ज्यादा उलझ, लेकिन मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पर आज की तारीख में पैसे कमाने का कौन सा बंदरबाट चल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस पूरी टॉपिक के ऊपर क्या कुछ कहना है, क्या ओपिनियन है आपका। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।